हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। यह है बीटीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 215 और इसमें हमें मालूम पड़ने वाला है कि हमारी जूनियर कितनी टेरिफाइंग है। खैर इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं आप डेफिनेटली हेल गार्डन को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चलो अब जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जियान चारों हेवली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है, यानी कि वो यूज करने वाला था फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक का। अब क्योंकि इस टेक्निक का यूज करने के लिए 5 फ्लेम्स की जरूरत होती है, इस वजह से आखिरी सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज करी जाती है सन फ्लेम, जो कि जियान को एक लाइन में मिली थी। जब इधर जियान का अटैक रेडी हो रहा होता है, दूसरी तरफ गुयाओ का डार्क ऑरा भी चारों तरफ फैलता जा रहा था। ये ऑरा सभी को एक ऑपरेसिव फीलिंग देता है। गुयाओ की इस टेक्निक का नाम होता है ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर। जैसे वो जियान की तरफ इशारा करता है, आसमान को चीरती हुई एक बहुत ही बड़ी फिंगर जिसका रंग एकदम डार्क ब्लैक था, वो जियान की 5 कलर्ड फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल को टारगेट बनाती है। फाइनली इन दोनों के बीच में होता है कोलिजन। ये कोलिजन कुछ नेक्स्ट लेवल का था। जो गू क्लैन के तीनों एल्डर्स इस पूरे स्क्वायर के ऊपर दूर की बैरियर को बना रहे होते हैं, उनके चेहरे भी पेल पड़ जाते हैं। इसकी वजह से गुचेन जैसे और एल्डर्स को उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे गुयाओ जियान को बहुत जल्दी हरा देगा, लेकिन जियान की ऐसी परफॉर्मेंस इन सभी के गालों पे तमाचे जैसी है। खैर इससे पहले प्राइवेट कन्वर्सेशन शुरू हो पाती, सभी के कानों में आता है क्रैक का साउंड। ये साउंड तब अपीयर होता है जब वो साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर जियान की फ्लेम एक्सपेलिंग कॉइल से जाकर टकराती है। देखने से लगता है कि गुयाओ की टियान क्लास की स्किल बेटर है और कहीं ना कहीं ऐसा साबित भी होता है। अगले कुछ ही पल में जियान की फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इस सीन को देख के गुयाओ को चेहरे पे कोल्ड स्माइल आई थी। वो जानता था कि जैसे जियान की टेक्निक तबाह होती है, उसके अटैक में जो बची हुई एनर्जी रह गई है वो टारगेट बनाएगी जियान को। बाकी ऑब्जर्वर्स को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन तभी जियान देता है सरप्राइज, क्योंकि जैसे ही फाइवरिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक पूरी तरीके से तबाह होती है, सभी को दिखता है जियान का फिगर। लेकिन जिसपे सभी का ध्यान था वो होता है एक 4 रंगों वाला फायर लोटस। इसके अंदर से एक अनहाइलेशन वाला ऑरा फैलता है। जियान भी आओ देखता है नताओ, क्योंकि गुयाओ जियान को मारना चाहता था तो फिर वो भी इसे बख्शने वाला नहीं है। अगले पल में पहुंच जाता है गुयाओ की खोपड़ी के ऊपर। ऐसे सीन को देख के गुयाओ की फटके हाथ में आ गई होती है, लेकिन इससे पहले उसकी जान जा पाती गू क्लैन के एक एल्डर बीच में इंटरवीन करते हैं। इनका नाम होता है टोंग जुआन, और इन्होंने जिस तरीके से जियान की फायर लोटस को रिजोल्व कर दिया था, इनकी स्ट्रेंथ क्लियर हो जाती है कि ये है एक दोशेंग लेवल का एक्सपर्ट। लेकिन गुयाओ भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब एल्डर टोंग जुआन उसे अच्छे से फटकार लगाते हैं, उसे एट दी एंड अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा था, क्योंकि भले वो ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का जनरल हो, वो एल्डर टोंग जुआन जो कि एक दोशेंग है, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। गुयाओ और जियान को वापस लौटा देने के बाद अब आगे की सेरेमनी को कंडक्ट करवाने वाले होते हैं एल्डर टोंग जुआन। उनका ध्यान जाता है जूनर की तरफ। वो कहते हैं जूनर अब तुम्हारा टर्न आ गया। हमारे एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे एल्डर टोंग जुआन के मुंह से ये शब्द बाहर आए थे, एक स्विच के साउंड के साथ स्टेडियम में मौजूद सभी की आंखें जाके पॉज होती है उस अलॉरिंग फिगर के ऊपर। आखिरकार जूनर गू क्लैन की सबसे बड़ी ट्रेजर है, लेकिन जब हम देखते हैं जूनर को, वो सभी को पूरी तरीके से इग्नोर मारती है। उसकी पिटी आंखों में काफी चिंता देखी जा सकती है। वो देखती है जियान की तरफ, जो कि वापस से सीट्स में आ गया था। जूनर कहती है बिग ब्रदर जियान, कि आप ठीक हो? जियान स्माइल करता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट की वजह से मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। जैसे मुझे रेस्ट मिलता है मैं पूरी तरीके से रिकवर कर पाऊंगा। जियान सेंस कर पा रहा था कि अब जब गू क्लैन के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, उनके नजरिए में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। क्लियरली जिस तरीके से जियान ने गुयाओ को हरा दिया था, इसने सभी को एक वॉलेंट शॉक दिया है। जूनर का वो डेलिकेट सा हाथ जियान के होठों से खून को पहुंचता है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में फ्यूरी भरी हुई थी। भले जियान इस फाइट में विक्टोरियस रहा हो, लेकिन ये पूरी फाइट खतरों से भरी हुई थी। अगर फाइनल मोमेंट में जियान ने अनहाइलेशन फायर लोटस को तैयार नहीं किया होता, तो फिर गुयाओ की वो ग्रेट साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर एटलीस्ट जियान को सीरियसली इंजर कर देती। जूनर अपने हाथों को क्लेंच करती है। वो मन ही मन में कहती है आज का मैटर खत्म नहीं हुआ। गुयाओ अच्छा होगा कि तुम मेरे हाथ में लगना मत, वरना मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये फीलिंग क्या होती है। वो जियान के मुस्कुराते चेहरे को देख के नोट करती है, जिसके बाद उसकी बॉडी किसी बटरफ्लाई की तरह ड्रिफ्ट हो गई थी। उसके पैर टच करते हैं स्क्वायर को। एल्डर टोंग जुआन देखते हैं जूनर को, जिसका चेहरा एकदम आइसी कोल्ड था। वो हंस के बोलते हैं गू क्लैन में तुम्हारा जिस तरीके का स्टेटस है, आज जैसी सिचुएशन का क्रिएट होना वो सरप्राइजिंग बात नहीं है। जियान को ऐसे चैलेंज की जरूरत थी, वरना क्लैन के वो बुड्ढे उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जूनर कोल्ड आवाज में रिप्लाई करके बोलती है मैं उम्मीद करती हूँ कि लास्ट टाइम है। एल्डर टोंग जुआन नोट करते हैं। वो कहते हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसने ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया है। फ्यूचर में कोई उसे फालतू में प्रोवोक नहीं करेगा। ये कहने के बाद एल्डर टोंग जुआन अपने हाथ को आगे करते हैं। तुरंत ही 10 फुट बड़ी स्टार डिस्क अपीयर होती है। वो कहते हैं जूनर तुम्हारा टर्न आ गया। जूनर स्लोली अपने हाथ को आगे बढ़ाती है। वो स्टार डिस्क को जेंटली टच करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जब जूनर की आंखें बंद हो गई थी, उसके हाथों के नीचे से कुछ लाइट एमिट होने लगती है। ऐसी लाइट की वजह से एक के बाद एक स्टार उस स्टार डिस्क पे अपीयर होना शुरू हो जाते
जाता है। यहाँ पे मौजूद सभी आंखें उस स्टार डिस्क को देख रही थी। हर बार जब भी कोई स्टार अपीयर होता था, गू क्लैन के मेंबर्स की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 8 स्टार। स्टार डिस्क पे बढ़ते हुए नंबर्स को देख के सभी की सांसें काफी हैवी हो जाती हैं। शार्प आईसाइट वाले ये भी सेंस कर पा रहे थे कि अभी स्पेस भी फ्लक्चुएट होने लगा है। अभी एक अजीब सा पावरफुल ऑरा एमिट हो रहा है। क्लियरली ये ऑब्सक्योर ऑरा उन्हीं गू क्लैन के मेंबर्स का है जिन्होंने अभी तक खुद को रिवील नहीं किया। लेकिन इस समय वो भी काम नहीं रह पाते। वो भी स्क्वायर पे हो रही चीजों को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे थे। जब सभी की आंखों के सामने स्टार डिस्क के ऊपर 8 सितारे दिखाई दे रहे थे, एक बार फिर से पावरफुल लाइट फ्लैश होती है। सभी की गहरी सांसों के बीच एक और स्टार फॉर्म हुआ था। जब वो स्टार डिस्क के ऊपर ये नॉट डेजलिंग स्टार अपीयर होते हैं, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली गू क्लैन के सभी मेंबर्स ने ठंडी सांसें भरी थी। 9 स्टार, एक ग्रेड 9 ब्लड लाइन। इवन जियोशान, जियोचियन और बाकी के एल्डर्स जिनके हाथ अपनी चेयर पे होते हैं, उन सभी ने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया था। वो सभी बिना पलक झपकाए स्टार डिस्क को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट डांस कर रही थी। एक ग्रेड 9 की ब्लड लाइन का मतलब ये है कि उस गू क्लैन के मेंबर का पोटेंशियल दोशेंग क्लास में एडवांस करने का है। हालांकि सिर्फ पोटेंशियल है, लेकिन जब इस पोटेंशियल में सफिशिएंट टाइम भी ऐड होता है तो फिर इससे क्रिएट होता है एक दोशेंग। दोशेंग एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसे इस दुनिया का पीक बोला जा सकता है। इस गू क्लैन जैसे अल्टीमेट फैक्शन में भी दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट्स की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि इस लेवल के फैक्शंस नंबर ऑफ दोशेंग के हिसाब से कम्पीट करते हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा दोशेंग होंगे वही टॉप फैक्शन बोला जाएगा। दूर बड़े से पेड़ पे खड़ा वो सिल्वर रोड मैन इस सीन को देख के एकदम आंखें वाइड कर लेता है। उसकी आंखों में एनवी क्लियरली दिखाई देती है। वो कहता है सच में 9th ग्रेड की ब्लड लाइन है और तो जूनियर की ये ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी इस ग्रीन क्लोथ मैन की दोबारा आवाज आती है। वो कहता है अभी तुम देखते रहो। अगर यहाँ पे सिर्फ 9th ग्रेड की ब्लड लाइन की बात हो रही होती तो फिर क्लैन के वो मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते। इन शब्दों को सुन के वो सिल्वर रोड मैन और वो बर्ली मैन, इन दोनों के दिल एकदम कांपने लगते हैं। अब इन दोनों की आंखों में डिसबिलीफ भरा हुआ था। जब इन तीनों के बीच में बातचीत चल रही होती है, उस स्टार डिस्क से एमिट हो रही लाइट और भी ब्राइट होती जाती है। एल्डर टोंगजोन के चेहरे का एक्साइटमेंट भी बढ़ता जा रहा था। एल्डर टोंगजोन की नजरें जाती हैं उस एक्सट्रीमली ब्राइट स्टार के ऊपर। वो कहते हैं पीक ऑफ 9th ग्रेड। भले उनका मेंटल स्टेट चाहे कितना भी शांत हो, लेकिन इस समय उनकी धड़कनें बढ़ गई थी। सभी की आंखों के सामने जूनियर का हाथ शोक होता है। इस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे उसका हाथ ट्रांसपेरेंट हो गया हो। उसकी ब्लड वेसल्स में लगातार खून बहता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी नसों में खून के साथ साथ गोल्डन लाइट भी फ्लो करती है। ये जाके उसके हाथ में इकट्ठी हो रही थी। वो गोल्डन लाइट स्पॉट और भी डेंस हो जाता है। एंड में जाके ऐसा लगता है जैसे जूनियर की पूरी आर्म एकदम येलो गोल्ड से बनी है। जब ये ग्लो अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है, वो स्टार डिस्क ट्रेम्बल होती है। कई छोटी छोटी क्रैक लाइन्स अपीयर होने लगी थी, जिसके बाद तेजी से फैलने लगती है। ऐसे सीन को देख के गू क्लैन के ऑर्डिनरी मेंबर्स और कई एल्डर्स के चेहरों पे शॉक रिवील होते हैं। वो कहते हैं क्या फ्राइटनिंग ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है। इस पावर को डिस्क भी सह नहीं पा रही है। सिर्फ अपनी ब्लड लाइन पावर पर रिलाई करके स्टार डिस्क को एकदम डिस्ट्रॉय कर देना, ऐसा पहले किसी ने नहीं सुना। खैर जब ये क्रैक्स और फैलते हैं, उस 9th स्टार के बाद जो खाली स्पेस रह गया था उसमें से एमिट होती है एक येलो लाइट। इस येलो गोल्डन ग्लो के अपीयर होने के बाद ये पूरा स्टेडियम एकदम साइलेंट मोड में जा चुका था। इवन आसमान में छिपे हुए एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से पॉज हो चुके थे। उनकी आंखों में खुशी फैलती है। ये येलो गोल्डन लाइट जैसे अपीयर हुई थी, ये बहुत जल्दी फैलने लगती है। पलक झपकते ये ग्लो एकदम थम के साइज का हो जाता है, जिसके बाद ये विगल करने लगा था। एक मोमेंट के बाद सभी के सामने एक और पूरा गोल्डन येलो स्टार अपीयर होता है। इसकी चमक हल्की सी डिम होती है। जिस मोमेंट में येलो गोल्ड स्टार अपीयर होता है, उस डिस्क में से आती है बैंग की साउंड। वो वहीं पे एक्सप्लोड हो गई थी। जूनियर के हाथ से शूट होता है गोल्डन लाइट पिलर। इस लाइट पिलर में से वेव आफ्टर वेव पावरफुल प्रेशर फैलता है। इस प्रेशर की वजह से कई लोग इस चीज को डिस्कवर करके शॉक हो जाते हैं कि उनकी दुनिया ने सर्कुलेट करना बंद कर दिया है। उनकी सोल के अंदर एक फियर और रिस्पेक्ट जागने लगती है। ऐसा फियर और रिस्पेक्ट एक लोअर बीइंग सुपीरियर बीइंग को शो करता है। आसमान में शूट हुए इस गोल्डन येलो पिलर को देख के गू क्लैन के सभी मेंबर स्टन्ड थे। वो जूनियर की सेम ब्लड लाइन पोजेस करते हैं। उनके लिए प्रेशर और भी स्ट्रॉन्ग होता है। गू क्लैन के कई मेंबर्स इस इंटेंस प्रेशर को अब सह नहीं पाते। ये पफ साउंड के साथ वहीं पे घुटने टेक देते हैं। उनके चेहरे लाल हो चुके थे, क्योंकि ये है 10 स्टार यानी कि डिवाइन ब्लड लाइन। जियान का ग्रुप इन सभी गू क्लैन के मेंबर्स को नील करते हुए देखता है। इन सभी में लिंगशु और बाकी के लोग भी थे। कुछ एल्डर्स जिनकी स्ट्रेंथ गुयाओ के लेवल की थी वो नील नहीं करते, लेकिन हम उन्हें बाव करते हुए देखते हैं। अब उनकी आंखों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस गोल्डन येलो फिगर को डायरेक्टली देखें। मेंटेंची सहाय करते हैं। वो कहते हैं क्या ही आउटस्टैंडिंग लड़की है, डिवाइन ब्लड लाइन। गू क्लैन सच में बहुत ब्लेस्ड है। उनकी आवाज एक एनवी को कैरी कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी ले क्लैन के मेंबर थे। इस वजह से वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि एक एंशिएंट क्लैन के लिए डिवाइन ब्लड लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उस भारी से पेड़ के ऊपर खड़ा वो ग्रीन रोड फिगर अपनी आंखों को नैरो करके उस लाइट पिलर को देखता है। स्माइल के साथ उसकी नजरें जाती हैं साइड में खड़े दो स्टैंड लोगों की तरफ। वो कहता है क्या तुम्हें अब समझ में आया कि जूनियर कितनी फ्राइटनिंग है। वो सिल्वरी कपड़ों वाला बंदा और भारी भरकम सा बंदा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके मुंह में किसी ने नीम की चटनी भर दी हो। वो बहुत ही कड़वाहट
फील कर रहे थे क्योंकि ये है डिवाइन ग्रेड। हालांकि कुछ समय पहले वो दिल में इस चीज को गैस कर चुके थे, लेकिन जब सोच रियलिटी बनती है उन्हें अभी सीन पे बिलीव नहीं हो रहा था। आफ्टर ऑल गूगलैंड के अंदर पिछले 1000 साल से कोई भी डिवाइन ब्लड लाइन पैदा नहीं हुई। वो गोल्डन लाइट प्लस जो कि आसमान की तरफ शूट हुआ था, एक मोमेंट के बाद वो फाइनली डिसअपियर होता है। वो स्लोली एक रे ऑफ गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर जूनर की बॉडी में वापस लौट आता है। हम जूनर को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। आसपास के लोगों के जैसे रिएक्शन है वो बिल्कुल भी सरप्राइज फील नहीं करती, बल्कि उसकी काम आंखें देखती हैं सामने खड़े एल्डर टोंगजॉन को, जिनके चेहरे पे हीटेड एक्सप्रेशन है। जब वो जूनर की नजरों को अपने ऊपर सेंस करते हैं, वो फाइनली शॉक से बाहर आए थे। वो एक एक्साइटेड आवाज में कहते हैं, सच में ये एक डिवाइन ब्लड लाइन है। ये कहने के बाद उन्हें काम डाउन होने का मौका मिला था। वो स्माइल करते हैं, जिसके बाद उनका चेहरा हो जाता है सोलम। हम उनके दोनों हाथों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। दोनों हाथ सामने जाके क्लेंच हो गए थे। तुरंत ही हम देखते हैं रेनबो कलर के ड्रैगन पेन को, जो कि लगातार फ्लेकर कर रहा होता है। जिस पल में रेनबो ड्रैगन पेन अपीयर होता है, गूगलैंड के सभी मेंबर्स के चेहरों पर रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशंस आते हैं। इस चमचमारे रेनबो कलर ड्रैगन पेन को देख के मेंटियंची साय करते हैं। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, रेनबो हेवनली गॉड पेन, इस चीज को गूगलैंड ने पिछले 1000 सालों में यूज नहीं किया है। क्या फाइनली इसके बाहर आने का समय आ गया? इस रेनबो हेवनली गॉड पेन को पकड़ के एल्डर टोंगजॉन के चेहरे पे रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन होता है। अभी उनका दिल काफी एक्साइटेड था। आज गूगलैंड का ये रेनबो हेवनली गॉड पेन दोबारा से अनसील होने वाला है। इस रेनबो कलर ड्रैगन पेन को पकड़ने के बाद एल्डर टोंगजॉन का ध्यान जाता है जूनर की तरफ। ये देख के जूनर नॉट करती है, जिसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जूनर के ऐसे एक्शंस को देख के एल्डर टोंगजॉन के चेहरे पे ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। उनकी बॉडी एक मॉन्स्टरस ऑरी को रिलीज करती है। इसके बाद वो जिस हाथ से उस रेनबो हेवनली गॉड पेन को पकड़ रहे थे, वो हाथ टाइट हो जाता है। उनका हाथ डांस करता है। उनके हाथ के नीचे कई मिस्टीरियस लाइंस अपीयर होने लगी थी। जैसे जैसे रेनबो हेवनली गॉड पेन और भी डांस करता है, जूनर के उस चिकने माथे के ऊपर, अंग्रेजी में बोले तो फोरहेड के ऊपर, कई रेनबो कलर के सिंबल्स अपीयर होने लगते हैं। ये रेनबो एक्सट्रीमली ब्रिलियंट कलर का लग रहा था। ये उस ग्रीन क्लोथ मैन के रेनबो कलर से कई गुना स्ट्रॉन्गर होता है। डिवाइन ग्रेड और 9th ग्रेड में बस एक ही ग्रेड का फर्क है, लेकिन सिर्फ इस ग्रेड को पिछले 1000 सालों से गूगलैंड का कोई मेंबर बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पाया है। रेनबो क्लैन टैटू के हर एक स्ट्रोक के बाद एल्डर टोंगजॉन का एक्सप्रेशन और भी सीरियस होता जाता है। जिस हाथ में हेवनली गॉड पेन होता है, अचानक से हम उसे ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। उनके शरीर की दुखी एकदम सैलाब की तरह फ्लो करने लगती है। अपने शरीर से इतनी तेजी से गायब हो रही दुखी को सेंस करके एल्डर टोंगजॉन का दिल बैठ जाता है। वो कहते हैं, क्या फ्राइटनिंग हेवनली गॉड पेन है। तभी मैं कहूँ पिछले 1000 सालों से इसे टच करने की किसी के पास क्वालिफिकेशन क्यों नहीं थी। जिस तरीके से मेरी दुखी एग्जॉस्ट हो रही है, कोई भी इंसान जिसकी स्ट्रेंथ 2 शैंक से नीचे है, ये पेन उसकी पूरी दुखी को सुखा देगा। वो तुरंत ही अपने दिमाग को फोकस करते हैं, चाहे भले उनका नुकसान हो जाए, लेकिन ये प्रोसेस बिल्कुल खराब नहीं होनी चाहिए। इस समय रेनबो हेवनली गॉड पेन जूनर के फोरहेड से 1 इंच ऊपर डांस कर रहा था। उसके फोरहेड पे कई लाइंस अपीयर होती रहती हैं। सभी की आंखों के सामने क्लैन के टैटू को ड्रॉ करने की प्रक्रिया करीब 10 मिनट तक चलती रही थी। जब फाइनल स्ट्रोक लैंड करता है, तब हम देखते हैं कि एल्डर टोंगजॉन के चेहरे को पूरी तरीके से पसीने ने कवर कर लिया है। हमें बोलना नहीं चाहिए कि एल्डर टोंगजॉन एक जेन्युइन दोषाएंगे। खैर, भले वो एग्जॉस्ट हो चुके हो, लेकिन उनकी आंखों का एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं होता। वो कहते हैं, हो गया। जैसे उनकी आवाज जूनर के कानों में जाती है, उसकी वो बंद आंखें तुरंत ही खुल गई थी। जैसे वो अपनी आंखों को खोलती है, उसके माथे का वो रेनबो क्लैन टैटू एक पावरफुल रेनबो ग्लो को एमिट करता है। इस रेनबो लाइट के अंदर गूगलैंड के कई पावरफुल ग्रैंड मेंबर्स प्रेशर को और भी सह नहीं पाते। ये प्रेशर उनकी सोल से ओरिजिनेट हो रहा था। हमारे कानों में प्लॉप साउंड जाता है। वो सभी जूनर के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। जब जूनर के फोरहेड से वो रेनबो लाइट एरप्ट हुई थी, दूर के आसमान से किसी के तेज हंसने की आवाज आती है। ये हंसने की आवाज बहुत ही फेंट थी। अगर किसी की हियरिंग पावर शार्प नहीं है, तो वो इस आवाज को डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। वो आवाज कहती, हा फाइनली 1000 साल के बाद हमारे गूगलैंड में एक रेनबो क्लैन टैटू अपीयर हुआ। इस अनयूजुअली ओल्ड वॉइस को सुन के एल्डर टोंगजॉन स्टार्टल्ड हो जाते हैं। तुरंत ही वो आसमान के एक स्पॉट की तरफ बाव करते हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है कि जूनर की वजह से ये इंसान भी डिस्टर्ब हो गया। वो रेनबो लाइट बस एक ही इंस्टेंट के लिए लास्ट करती है, जिसके बाद वो जूनर के स्मूथ फोरहेड पे वापस लौट गई थी। वो क्लैन टैटू हल्का सा विगल होता है, जिसके बाद हम उसे पूरी तरीके से गायब होते हुए देखते हैं। ये क्लैन टैटू सरफेस पे अपीयर नहीं होगा। ये तभी दिखाई देगा जब इसे इंटेंशनली समन किया जाएगा। आसमान से इस रेनबो लाइट के गायब होने के बाद पेड़ पे खड़ा वो ग्रीन क्लोथ मैन तेजी से हंसता है। वो कहता है, चलो चलते हैं, यहाँ पे और कुछ देखने को नहीं रहा। भविष्य में जूनर इस क्लैन में सभी को पीछे छोड़ देगी। स्माइल करने के बाद वो जस्ट पीछे लौटने ही वाला होता है, तभी उसकी आंखें पॉज होती हैं एक सीट के ऊपर। ऐसा इसलिए क्योंकि जियान, जिसके चेहरे पे पेलनेस दिखाई देती है, उसकी नजरें होती हैं इस बंदे के ऊपर। जियान की आंखों को देखे वो ग्रीन क्लोथ मैन स्माइल करता है। वो कहता है, हाँ क्या ही शार्प सेंसेस हैं, लगता है हम डिस्कवर हो गए। ये कहने के बाद उसके पैर के अंगूठे प्रेस होते हैं उस डाली पे। उसकी बॉडी पीछे विड्रॉ करती है। कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो पूरी तरीके से गायब हो गया था। उसके दोनों साथी भी उसे फॉलो करते हैं। इस हरे कपड़े वाले मिस्टीरियस बंदे को जाते हुए देख जियान भौं से कोड़ लेता है। ये बंदा गूगलैंड का मेंबर होगा, लेकिन
जियान जिस लेवल के प्रेशर को इसकी बॉडी से सेंस करता है वो गुयाओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो कहता है सच में इस गूक्लैन के अंदर एक्सपर्ट्स की बिल्कुल कमी नहीं है। जियान अपनी सीट से खड़े होकर अपने हाथों को कप करके बोलता है चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पे और भी कुछ देखने को नहीं रह गया है। उसका ये बाव करने वाला जेस्चर होता है मेंटियांची के लिए। फिर उसकी नजरें जाती हैं जूनर की तरफ। जियान के चेहरे पे स्माइल आई थी। जिस रास्ते को पकड़ के वो लोग यहाँ पे आए थे वो अपने ग्रुप को लेके उसी से वापस जाने लगता है। मेंटियांची जियान के ग्रुप को जाने से नहीं रोकते। वो जानते थे कि भले ही जियान इस बैटल में जीत गया हो लेकिन ये काफी नैरो विक्ट्री थी। वो बड़बड़ाते हुए बोलते हैं लगता है लिटिल फेलो इंजर्ड हो चुका है। हालांकि एल्डर टोंगजॉन ने उसके बाहरी गाँव को भर दिया है लेकिन वो साइलेंट डिस्ट्रक्शन फिंगर टियान क्लास की दोस्त के इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। जियान के ग्रुप को जाते हुए देख जूनर भी जियान के बारे में काफी चिंता हो जाती है। उसकी इस जगह पे रोकने की और भी इंटेंशन नहीं होती। वो एल्डर टोंगजॉन से बोलती है क्योंकि सेरेमनी खत्म हो गई है तो एल्डर मैं वापस जाती हूँ। इन शब्दों को बड़बड़ाने के बाद वो एल्डर टोंगजॉन के रिप्लाई का वेट नहीं करती। उसकी बॉडी फटाक से जियान के ग्रुप को चेज करती है। जूनर को इस तरीके से बिहेव करते हुए देख एल्डर टोंगजॉन हेल्पलेस तरीके से अपने सिर को हिलाते हैं। वो एक कड़वाहट से भरी हंसी को लेके बोलते हैं लगता है डिवाइन ब्लड लाइन काफी नहीं है, शाओक्लैन अब भी बेटर है। उन्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी फिर भी उन्हें डिवाइन ब्लड लाइन वाली डॉटर इन लॉ मिल गई। स्टेडियम के कॉर्नर पे बैठा हुआ होता है एक फिगर। इसकी पूरी बॉडी को ब्लैक रोब्स ने कवर करके रखा होता है। उसकी फ्लेकर हो रही आंखें देखती हैं जूनर को। हम उन आंखों में कोल्ड ग्लिन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है, गूक्लैन ने एक डिवाइन ब्लड लाइन को प्रोड्यूस किया है। लगता है फ्यूचर में ये मेरे हन क्लैन की काफी बड़ी दुश्मन बनेगी। हो सकता है कि मेरे क्लैन के कई कामों में बाधा बने। अगर मुझे मौका मिलता है तो फिर इस मुसीबत को जल्दी से खत्म कर देना ही सही होगा। जूनर की इस बॉम्ब जैसी सेरेमनी को एक्सपीरियंस करने के बाद लोगों के लिए बाकी की एडल्ट सेरेमनी कुछ खास नहीं रहती। इस वजह से एल्डर टोंगजॉन ने विड्रॉ कर लिया था। अब मोर्चा संभालते हैं बाकी के एल्डर्स। इस समय जियान का ग्रुप ऑलरेडी बेम्बू हाउस में लौट चुका था जो कि डीप माउंटेन फॉरेस्ट में होता है। स्टेडियम की चहल पहल के बाद जब जियान का ग्रुप यहाँ के शांत वातावरण में वापस आता है वो सभी रिलीफ फील करते हैं। अब इस समय होता है शाम का। दूर किनारे पे लाल सूरज टंगा हुआ था। ये अपनी आखिरी हीट को अनलीश कर रहा होता है। सीन शिफ्ट हुआ था। हमें सुनाई देता है क्रिक का साउंड। एक बंद दरवाजा खुल जाता है। कमरे के अंदर एंटर करती है लिटिल फेई डॉक्टर। अभी वो जियान को देख रही थी जो कि बेड पे लेटा हुआ है। क्योंकि जियान की आंखें भी ओपन थी इस वजह से पूछती है तुम कैसे हो। जियान स्माइल करने के साथ नॉड करता है। वो कहता है कोई सीरियस बात नहीं है, बस मेरा एग्जॉशन कुछ ज्यादा ही हो गया था। ये साइलेंट डिस्ट्रक्शन फोर्स ने मेरी बॉडी में एंटर किया था उसे जूनर ने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। काफी समय तक रेस्ट करने के बाद अभी का जियान का एक्सप्रेशन काफी बेटर था। जियान साय करके बोलता है मुझे इतना मिजरेबल नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे कल्टीवेशन आगे बढ़ती जा रही है मेरी लेवल्स को क्रॉस करके फाइट करना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है उसकी अक्रॉस द लेवल जाके फाइट करने की एबिलिटी काफी लिमिटेड हो गई है। आफ्टर ऑल दोजन क्लास के हर एक स्टार में बहुत ही बड़ा गैप होता है। अगर कोई नॉर्मल दोजन की बात करी जाए तो फिर वो हायर लेवल के दोजन को बिल्कुल नहीं हरा सकता। और तो और इस बार जियान का ऐसे फिरोशियस इंसान से सामना हुआ जो कि टियान क्लास की 2 स्किल्स और टियान क्लास के चीफ मेथड को पोजेस करता है। जियान के इस फाइट में जीतना ही काफी सरप्राइजिंग बात है। लिटिल फेई डॉक्टर नॉड करके स्माइल करती है। वो कहती है तो काफी नेचुरल बात है। अगर तुम उस गुयाओ के सेम लेवल पे होते तो फिर उसके पास हमला करने की पावर भी नहीं होती। खैर टीचर लिटिल फेई डॉक्टर के शब्दों के सामने जियान बिल्कुल नॉन कमिटल रहता है। वो कहता है जूनर कहाँ पे है। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है वो गूक्लैन वापस जा चुकी है। वो कह रही थी कि हेवली टूम्ब ओपन होने वाली है, हमारे पास बस 2 दिन का समय है। हेवली टूम्ब इस नाम को सुन के जियान की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसके इस बार के गुरेल में आने का एक रीजन एंसेस्टर शाओजॉन की टूम्ब को विजिट करना है। और जैसा हुआ जॉन ने बताया है वो टूम्ब हेवली टूम्ब के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो शाओजॉन की टूम्ब तक जाना चाहता है तो फिर उसे पहले हेवली टूम्ब में एंटर करना होगा। इस बारे में सोचते सोचते जियान की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। उसकी और गूक्लैन के रिलेशनशिप कुछ खास सही नहीं है। इस वजह से जियान को चिंता थी कि गूक्लैन उसे आसानी से हेवली टूम्ब में एंटर नहीं करने देगा। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं गूक्लैन को। क्लैन का मेन हॉल काफी अच्छे से जगमगाता है। मीटिंग टेबल पर कई एल्डरली फिगर्स इकट्ठे होते हैं। यहाँ का वातावरण काफी टेंस हो चुका था। एल्डर टोंगजॉन खड़े हुए थे ऐसे स्पॉट पे जहाँ से पूरे मीटिंग हॉल को देखा जा सकता है। वो कहते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हेवली टूम्ब के ओपनिंग के ऊपर। यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे कि हर बार हेवली टूम्ब में बस 16 ही लोग एंटर कर सकते हैं। हर एक एंशिएंट क्लैन के पास 2 स्पॉट्स हैं, लेकिन इस बार लिंक क्लैन से कोई भी प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से 2 स्पॉट खाली हो चुके हैं। रूल्स के हिसाब से दोनों स्पॉट्स हमारे गूक्लैन को मिलेंगे, यानी कि हमारे पास 4 स्पॉट्स हैं। तभी एक और एल्डर कहता है जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था इस बार हमारे हेवली टूम्ब में एंटर करने वाले 6 लोग हैं, यानी कि हमारे पास 2 स्पॉट्स की कमी है। ये सुन के गूचियन की आंखें चमकने लगती है। वो कुछ एल्डर से ग्लेंसेस को एक्सचेंज करने के बाद बोलता है कि हम शुरुआत से शाओक्लैन के स्पॉट्स को यूज नहीं करते आ रहे, हम इस बार भी उन स्पॉट्स को यूज कर सकते हैं। एक एल्डर हेजिटेट करता है। वो कहता है शाओक्लैन के पास जियान है और वो इस बार यहाँ पे आया है। तभी हमें सुनाई देती है उस गूशियन की आवाज। वो कहता है शाओक्लैन ऑलरेडी यहाँ तक डिक्लाइन हो चुका है, अब उसे एंशिएंट क्लैंस में रैंक नहीं किया जा सकता। उसे एक्सक्लूड करने में कोई बुराई नहीं
नहीं है। आई थिंक इस बात को तो जियान भी समझेगा। इन शब्दों को सुन के कई एल्डर्स नॉड करते हैं, लेकिन एल्डर टोंगजॉन की आईब्रोज नेट हो गई थी। खैर इससे पहले एल्डर टोंगजॉन कुछ बोल पाते, सभी के कानों में जाती है बैंग की आवाज। मेन हॉल के वो बंद दरवाजे खुल गए थे। गेट के साइड में खड़े गार्ड्स एकदम चिल्लाने वाले होते हैं। तभी एक रेनबो ग्लो की वजह से वो सभी गार्ड्स एकदम घुटने टेक देते हैं। इस रेनबो ग्लो की वजह से पूरा मेन हॉल एकदम लाइट अप हो गया था, यानी कि सभी एल्डर्स के चेहरे चमकने लगे थे। एट द सेम टाइम इस बड़े से हॉल में किसी की आवाज गूंजती है। इस आवाज में ऐसी कोल्ड टोन का यूज किया गया था। वो कहती है, एल्डर गुशैन, जब से शाओ क्लैन सेंट्रल पेन से गया है, हमारा क्लैन उनके स्पॉट्स को यूज करता आ रहा है, लेकिन अब जब शाओ क्लैन का मेंबर यहाँ पे आया है तो आप उसे स्पॉट नहीं देना चाहते। क्या आपकी एक्शंस यहाँ पे ओवरबोर्ड नहीं जा रहे? जब ये रेनबो लाइट हॉल को कवर करती है, कई एल्डर्स के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। इन सभी की बॉडी ट्रेम्बल होती है। अगर ये लोग पावरफुल स्ट्रेंथ को पोजेस नहीं कर रहे होते तो फिर गार्ड्स की तरह इन्हें भी नील करना पड़ता। क्लैन के कुछ एल्डर्स काफी कड़वाहट फील करते हैं। आखिर गू क्लैन में ऐसे पावरफुल ब्लड लाइन प्रेशर को जुन्नर के अलावा कौन पोजेस कर सकता है? हम एक ब्यूटीफुल से फिगर को हॉल के अंदर एंटर करते हुए देखते हैं। उसके आईब्रोज के बीच में से रेनबो लाइट फैल रही होती है। एल्डर टंगशो हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ साय करके बोलते हैं, जुन्नर अपने क्लैन टैटू को पहले हाइड करो। उनका ध्यान जाता है एल्डर गुशैन की तरफ, अभी जिसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अगली हो चुका था। एल्डर टोंगजॉन के वर्ड्स को सुनने के बाद जुन्नर के आईब्रोज से बाहर आने वाली लाइट थोड़ी सी वीक हो जाती है। वो मीटिंग टेबल के साइड में आती है। अब उसकी आंखों में फ्यूरी को देखा जा सकता था। वो जानती थी कि ये लोग जियान को जरूर रोकेंगे, भले ही उसने सबके सामने अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर दिया है, तब ये खड़ूस बुड्ढे उसका रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं। जियोशैन का एक्सप्रेशन काफी गंदा था। वो जुन्नर को डांटने की कोशिश करते हुए बोलता है, जुन्नर तुम हमारी गू क्लैन की मेंबर हो, एक्ट करने से पहले तुम्हें क्लैन के बारे में सोचना होगा। जुन्नर गुशैन को घूरते हुए बोलती है, एल्डर गुशैन, हालांकि मैं गू क्लैन की मेंबर हूँ, लेकिन कुछ ऐसी लाइन्स है जिन्हें हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर अवेलेबल स्पॉट्स की बात होती है तो हमारे गू क्लैन के पास ऑलरेडी बड़ा एडवांटेज है। और तो जब से शाओ क्लैन सेंट्रल पेन से गया है, उनके स्पॉट्स को हमेशा गू क्लैन यूज करता आ रहा है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो शाओ क्लैन का हमारे ऊपर एहसान है। अब जब जियान इतनी डिफिकल्टी के बाद यहाँ पे वापस लौटा है तो आप उसे स्पॉट देने की जगह उसे एक्सक्लूड करने की बात कर रहे हो। क्या आपके पास बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है? अभी गुचियान की बॉय भी सिकुड़ गई होती है। वो कहता है, जुन्नर यहाँ पे एल्डर्स इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तुमने यहाँ पे इस तरीके से एंटर करके रूल्स को पहले से ब्रेक कर दिया है। ये सुन के जुन्नर कोल्ड आवाज में बोलती है, एल्डर गुचियान, क्या आप भूल चुके हो कि क्लैन के अंदर रेनबो क्लैन टैटू की क्या अथॉरिटी होती है? ये सुन के गुचियान स्टार्टल्ड हो जाता है। अंदर से उसके अंदर कड़वाहट भरी फीलिंग आई थी। गू क्लैन के रूल्स के अनुसार कोई भी क्लैन मेंबर जो कि रेनबो क्लैन टैटू को पोजेस करता है, वो काफी हद तक एल्डर्स की पोजीशन को सरपास कर चुका होता है। उसका रूम में एंटर करना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे एटमॉस्फेयर को देख के एल्डर टोंगजॉन की आईब्रोज भी नेट हो जाती हैं। वो कहते हैं, ठीक है, तुम लोग झगड़ना बंद करो। उनकी आवाज को सुन के लार्ज हॉल एकदम साइलेंट हो जाता है। सभी की आंखें जाके इकट्ठी होती हैं एल्डर टोंगजॉन की तरफ। एल्डर टोंगजॉन अपनी उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर प्रेस करते हैं। उनकी काम आवाज इस हॉल में गूंजती है। वो कहते हैं, ये बात सही है, हम जियान को इस तरीके से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, चलो उसे भी हेवली टूम की नेम लिस्ट में ऐड कर दिया जाए। कई सालों से हमारा गू क्लैन शाओ क्लैन के स्पॉट्स का फायदा उठाता आ रहा है और अब इन स्पॉट्स को वापस लौटाने का समय आ गया है। और तो शाओ क्लैन से आने वाला बस जियान ही है। अगर हम उसे हेवली टूम में अलाउ कर भी देते हैं तब भी गू क्लैन के पास 5 स्पॉट्स होंगे। ये पहले से ही काफी अच्छी बात है। आप सभी को इस बारे में और कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सुन के गुशैन और बाकी के एल्डर्स थोड़ा सा डिस्प्लीज फील करते हैं, लेकिन वो नॉड ही कर सकते थे क्योंकि जुन्नर डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती है। तो फिर अगर ये सब बोल भी जाए कि उसके फादर इस क्लैन के हेड हैं, जुन्नर की सिर्फ ब्लड लाइन और उसके रेनबो टैटू की वजह से ही उसके शब्दों का वजन बहुत भारी हो जाता है। इवन गुशैन जैसा एक्सपीरियंस एल्डर भी उसे डांट नहीं सकता। एल्डर टोंगजॉन बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, हम इस मैटर को इस तरीके से डिसाइड करते हैं। हेवली टूम 2 दिन में ओपन होगी। जुन्नर तुम जाओ जियान को प्रिपेयर करवाओ। जुन्नर हल्के से नॉड करती है। वो सभी बैठे हुए एल्डर्स की तरफ कर्टियस तरीके से बाव करती हुई बोलती है, एल्डर्स आप सभी को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। ये कहने के बाद वो पीछे मुड़ती है, जिसके बाद वो आसपास के गार्ड्स की रिस्पेक्टफुल आंखों के सामने इस बड़े से हॉल से बाहर चली गई थी। जुन्नर को यहाँ से डिसअपीयर होते हुए देख कई एल्डर्स एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं। इनमें से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि जुन्नर, जो कि क्लैन के मेंबर्स में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वो जियान की वजह से एकदम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जुन्नर के जाने के बाद गुशैन काफी समय तक साइलेंट रहा था, लेकिन एंड में अपना मुंह खोलने से नहीं रोक पाता। वो कहता है, एल्डर टोंगजॉन, हेवली टूम के अंदर शाओजॉन की टूम भी है, अभी तक हमारे लोग उसमें एंटर नहीं कर पाए हैं। इन शब्दों को सुन के एल्डर टोंगजॉन की आईब्रोज नीट हो जाती हैं। जब एल्डर टोंगजॉन जवाब के बारे में सोच रहे होते हैं तभी हॉल में एक एल्डरली आवाज गूंजने लगी थी। वो आवाज कहती है, तुम सभी को शाओजॉन की टूम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उस समय जिस तरीके की उसकी डिवाइन एबिलिटीज थी, अगर वो किसी को अपनी टूम में एंटर नहीं करने देना चाहता तो फिर अगर क्लैन हेड भी एक्ट करते हैं, उनके भी टूम में एंटर करने के बस 50% ही चांस होंगे। इस वजह से तुम सभी को अपने एफर्ट्स को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इस इंसान को ही बोलना पड़ा है तो फिर बाकी के एल्डर्स भी शाओजॉन की टूम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते थे। वो आवाज फिर से आती है, ठीक है, यहीं पे मीटिंग को डिसमिस किया जाता है। हाल फिलहाल में गू
गुक्लैन ने काफी एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया है। इस वजह से आप सभी को काफी ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी गेस्ट की वजह से हमारे डिसेंडेंट सिटीजन्स बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। इन शब्दों को सुन के सभी एल्डर्स रिस्पेक्टफुल आवाज में रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं अंडरस्टूड, जिसके बाद स्लोली खड़े होकर हॉल से बाहर चले जाते हैं। एल्डर टोंगजोन अपनी सीट पे बैठते हैं। जब ये पूरा हॉल एकदम खाली हो गया था तब वो साय करके बोलते हैं क्लैन लीडर और बाकी के लोग जियान के बारे में कैसे विचारों को रखते हैं। जैसे ही एल्डर टोंगजोन के मुंह से शब्द बाहर आते हैं उनकी साइड के चेयर के सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एक ग्रे रोब्ड ओल्ड मैन स्लोली अपीयर हुआ था। वो इसका आंसर करते हुए बोलता है जियान बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाला है। ये सुन के एल्डर टोंगजोन अपनी आईब्रोज को रेज करते हैं। इस ओल्ड फेलो की ऐसी रेडिकुलस एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन पे खरा उतरना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसके मुंह से जियान के बारे में ऐसी तारीफ को बाहर आते हुए देख एल्डर टोंगजोन सरप्राइज हो जाते हैं। एल्डर टोंगजोन थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद पूछते हैं तो फिर तोशी एंशिएंट गॉड जेड के बारे में क्या होगा? अगर मेरा गैस सही है तो फिर वो जेड जियान के हाथ में है। कहीं वो चीज हन क्लैन के हाथ में लग जाती है तो फिर चीजें काफी ट्रबलसम हो जाएंगी। वो ग्रे रोड फिगर सामने की टेबल पे टैप टैप करता है। एक मोमेंट के बाद वो फाइनली कहता है तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, ये मामला रिजॉल्व होगा। एल्डर टोंगजोन बोलते हैं तो ऐसी ही बात है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक माउंटेन को। इसको ऊपर से बादलों ने घेर के रखा होता है। ऐसा लगता है जैसे यही पैराडाइज है। हम जियान को धीमे धीमे कदमों से माउंटेन के टॉप पे जाते हुए देखते हैं। अब उसके शरीर की इंजरीज और एग्जॉशन पूरी तरीके से हील हो चुका था। जब से उसकी फिजिकल बॉडी को जिया की ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ ने टेम्पर किया है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसकी रिकवरिंग एबिलिटी के बारे में तो बात करने की जरूरत नहीं है। जियान जो कि स्लोली आगे बढ़ रहा होता है एट द सेम टाइम उसका फ्लेम मंत्रा भी सर्कुलेट हो रहा था। वो प्योर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद उसे अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में एंटर करने दे रहा था। लेकिन उसे स्टेट में एंटर करे हुए बस कुछ ही समय हुआ था तभी उसके आगे बढ़ रहे कदम वहीं पर रुक जाते हैं। उसकी वो बंद आंखें खुल गई थी। उसकी नजरें जाती हैं सामने की माउंटेन रोड की एज पे। उसके चेहरे पे सोलम एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। अभी उस स्पॉट पे एक फिगर खड़ा हुआ होता है। इसके दोनों हाथ पीछे थे। इस बंदे के बैक को देख के जियान की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। उसकी सेंसेस बताती हैं कि इस इंसान की बॉडी बिल्कुल ऑरे को पोजेस नहीं करती। ऐसा लगता है ये इंसान जिस स्पेस में मौजूद है वो जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जब उसको खुली आंखों से देखा जाता है अनडाउटेडली वो इंसान उस जगह पे प्रेजेंट था। जियान के लिए एक्सेप्शनली अनयूजुअल था कि उसकी सेंसेस इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। हम जियान को इस फिगर की तरफ हाथ कब करते हुए देखते हैं। वो एक एक्सेप्शनली पोलाइट आवाज में कहता है मैं जूनियर जियान बस यहाँ से पास कर रहा था। अगर एल्डर मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया हो तो आप प्लीज मुझे माफ करना। ये कहने के बाद उसके पैर पीछे शिफ्ट होते हैं। वो स्लोली पुल बैक करने लगा था। ये इंसान जियान को काफी अजीब सी फीलिंग दे रहा है। उसका कोशिश होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जियान ने जस्ट एक ही कदम पीछे ले पाया था तभी उसके कानों में हल्की सी आवाज आती है। वो कहते हैं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा था। तुरंत ही जियान की आंखें चकाचौंध होती हैं। जब वो अगली बार रिकवर होता है तो जियान डिस्कवर करता है कि वो ऑलरेडी माउंटेन के टॉप पे पहुंच चुका है। उसके आसपास बादल घूमते हैं। ये जगह एकदम स्वर्ग जैसी लगती है। लेकिन ऐसे सीन को देख के जियान चिल फील करता है। आखिर कैसी टैक्टिक्स है। इतने सालों में वो लगभग हर तरीके एक्सपर्ट से मिल चुका है लेकिन ये उसके लिए पहली बार है जब कोई इस तरीके से उसकी बॉडी को शिफ्ट कर सकता है। और जियान किसी चीज को बिल्कुल सेंस भी नहीं कर पाता। जियान का गला रोल करता है। वो देखता है सामने के फिगर की तरफ जो कि अपने दोनों हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ होता है। इस इंसान की बॉडी से कोई भी पावरफुल प्रेशर इमिट नहीं होता लेकिन जियान की हिम्मत नहीं होती कि वो इसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करे। जियान बिल्कुल सर्टेन था कि जब से उसका जन्म हुआ है तब से अभी तक सबसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस उसके सामने खड़ा हुआ है। अब क्योंकि जियान यहाँ पे आ चुका है तो फिर वो लंबे समय तक हॉरिफाइड नहीं रह सकता। वो जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। दूसरी पार्टी की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। उसके पास बिल्कुल भी रेजिस्ट करने की पावर नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो फिर जियान को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरी पार्टी उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि ऐसी स्ट्रेंथ को पोसेस करने के बाद सामने खड़ा आदमी अपने हाथों को रैंडमली वेव भी कर देता है तो फिर जियान का नाम और निशान मिट जाएगा। उसकी सारी ट्रिक्स यहाँ पे यूजलेस हैं। सामने खड़ा फिगर हंस के बोलता है हाँ अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो शाओक्लेन जिसकी ब्लड लाइन बेस्ड हो चुकी है वो तुम्हारी ऐसे आउटस्टैंडिंग यंग मैन को प्रोड्यूस कर पाया है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस की वजह से मैं बिलीव कर पा रहा हूँ कि तब शाओजोन के एक्शंस के पीछे एक कारण था। जियान का दिल बैठ जाता है। इस छोटे सेंटेंस को सुन के फाइनली समझ गया था कि सामने खड़ा मिस्टीरियस इंसान उसके एंसेस्टर से पहले मिल चुका है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो दूसरी पार्टी एक ओल्ड डीमन है जो कि न जाने कितने सालों से जिंदा है। जियान रिस्पेक्टफुल आवाज में कहता है एल्डर मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जियान के क्वेश्चन को सुन के वो फिगर स्माइल करता है जिसके बाद हम उसे पीछे मुड़ते हुए देखते हैं। अभी इस इंसान की एज करीब 40-45 की लग रही थी। वो बिल्कुल किसी मिडिल एज मैन जैसा लगता है। उसके कपड़े नॉर्मल लिनन से बने हुए थे और जो स्माइल उसके चेहरे पे होती है उसकी वजह से जियान पीसफुल फील करता है। जैसा जियान ने अपने दिल में इमेजिन किया था इस इंसान की ऑर्डिनरी अपीयरेंस उससे काफी अलग है। लेकिन इससे पहले जियान इस डिफरेंस से रिकवर हो पाता उस मिडिल एज मैन का अगला सेंटेंस जियान को स्टर्न कर देता है। वो कहता है मैं हूँ जूनर का फादर। जूनर के फादर। इन शब्दों को सुन के जियान की सांस गले में अटक जाती है। उसने पहले जूनर के मुंह से सुन रखा था कि उसके फादर अभी के गुक्लैन के करंट हेड हैं और उनकी स्ट्रेंथ इस दुनिया
दुनिया की पीक पे आती है, लेकिन अब ये दूसरी कॉन्टिनेंट का पीक एग्जिस्टेंस उसके सामने अपीयर हो चुका है। अब इससे पहले इस सन इन लॉ और फादर इन लॉ के बीच की बातचीत शुरू हो पाती, ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें फ्यूचर की स्टोरी के बारे में थोड़ा अंदाजा तो लगेगा ही, साथ में मोस्ट लाइकली वो हेवनली टूम भी ओपन होने वाली है, सो उसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 11,500 लाइक्स का। आई होप आप सभी से कंप्लीट करवा दोगे। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ। साथ ही में ये भी बताना कि हम डेली के एक्सप्लेनेशन वीडियो के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जिससे फ्यूचर का ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। चैनल की मेंबरशिप से ओपन है, आप उसे ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस जैसे फीचर का फायदा उठा सकते हो। ज्वाइन करने का बटन आपको सब्सक्राइब के साइड में मिल जाएगा। हम करते हैं वीडियो को ये पे एंड। अगर पिछला वीडियो मिस कर दिया था तो फिर लेफ्ट में क्लिक करके सीधा उसमें रीडायरेक्ट हो जाओ। जैसे नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होता है उसे मैं राइट साइड में चिपका दूंगा। अंटिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय।